हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 7 के हिस्ट्री का चैप्टर 2, न्यू किंग्स एंड किंगडम। मतलब कि हम न्यू किंग्स के बारे में पढ़ेंगे जो मिडिवियल पीरियड में नए किंग्स आए थे, ठीक है, और उनके साम्राज्य के बारे में, कैसे उन्होंने जो है अपना किंगडम बनाया था, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैनी न्यू डायनेस्टीज emerged आफ्टर द 7th सेंचुरी। क्या है, बहुत ही नए राज्य जो है 7th सेंचुरी के बाद जो है आने लगे, ठीक है। So map 1 shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th century. So जो ये मैप 1 इसमें आपको दिख रहा है, इसमें यही दिख रहा है कि कितने राज्य थे, मतलब कहाँ कहाँ पे जो है कौन कौन से सब कॉन्टिनेंट के पार्ट में जो है लोगों ने अपना राज किया था, ठीक है, 7th और 12th सेंचुरी के बीच में, ठीक है, कहाँ कहाँ पे अपना सारा साम्राज्य बनाया था। इस मैप में आपको वही जो है दिखाया गया है, जैसे कि ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे अपना राज्य फैलाया था, किस किस पार्ट कॉन्टिनेंट के पार्ट में, ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। सो द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़। तो इन जो नई डायनेस्टीज़ थी, नया राज्य था, ठीक है, इनका एमरजेंस कैसे हुआ, ठीक है, ये कैसे उभर के आई, इनकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि मतलब लोगों ने कैसे अपना राज्य बनाना शुरू किया। सो बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। 7th सेंचुरी के टाइम पे क्या था, वहाँ पे मतलब जो थे सब डिफरेंट रीजन थे जो सब कॉन्टिनेंट के, वहाँ पे बहुत ही बड़े लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, मतलब कि बहुत ही बड़े ज़मींदार और वॉरियर चीफ्स जो है वहाँ पे रहते थे डिफरेंट रीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट में। सो एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज्ड दैम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और सामंस। तो जो वहाँ जो उस सब कॉन्टिनेंट के किंग थे, वो इन लैंडलॉर्ड्स को और वॉरियर चीफ को क्या है, अपना सबऑर्डिनेट समझते थे, या फिर उन्हें सामंस भी बोलते हैं। सबऑर्डिनेट मतलब क्या था कि जो ये लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ है, मतलब जो ये एग्जिस्टिंग जो किंग वहाँ के थे वो इनको दबा के रखते थे, मतलब वो लोग इनके अंडर काम करते थे। जो लैंडलॉर्ड्स हैं ये इन किंग के अंदर जो है काम करते थे, जिनको कि हम सबऑर्डिनेट या फिर सामंस भी बोलते हैं। सो दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग और ओवरलॉर्ड्स। तो क्या था, जो किंग्स थे वो उन्होंने उनसे, ये जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स थे उनसे ये एक्सपेक्ट करते थे कि वो उनके लिए जो है अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेके आएँ, ठीक है। ये एक्सपेक्ट करते थे वहाँ के किंग। वो ये चाहते थे कि अब उनकी जो भी कचहरी कोर्ट का जो भी काम हो उनमें जो है ये लैंडलॉर्ड वहाँ पे प्रेजेंट हो, और जो है उनको जो है काफ़ी अच्छा खासा मिलिट्री सपोर्ट भी जो है प्रोवाइड करे, ये किंग चाहते थे इन सामंस लोगों से, ठीक है। सो एज सामंस गेन पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज टू बी महासामंत। तो जैसे जैसे जो है सामंत लोगों ने, सामंताज जो ये लोग थे उनके पास पावर आई, जैसे जैसे इनके पास पैसा आया, तो इन लोगों ने अपने आप को क्या बोला, महासामंत बोला, ठीक है। समटाइम दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। तो और कुछ बार क्या हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब जो ये सामंताज थे जो कि किंग के अंडर काम करते थे, इन लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा पावर आ गई थी, बहुत ही ज़्यादा पैसे आ गए थे। तो ये क्या था, ये जो किंग लोग थे जो इन्हें दबाते थे, उनके मतलब जिनके अंडर ये काम करते थे, वहाँ से ये चले गए थे, मतलब इन्होंने जो है खुद को आज़ाद कर दिया था वहाँ से, ठीक है। सो वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटास ऑफ द डेक्कन। मतलब ऐसा ही एक इंस्टेंस बताया गया है कि कैसे जो सामंतास थे उन्होंने जो है अपना किंगडम फैलाया, इसके बारे में ही बताया गया है, जो कि क्या थे, राष्ट्रकूटास थे डेक्कन में, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। सो इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटक। इनिशियली सबसे स्टार्टिंग में क्या थे, जो ये राष्ट्रकूटास थे, ये क्या थे, किन के अंडर काम करते थे, जो चालुक्यास जो किंग थे कर्नाटक में, जिनका किंगडम फैला था, उनके अंडर काम करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन द मिड 8th सेंचुरी, ठीक है, दंती दुर्गा आ राष्ट्रकूटा चीफ ओवर थ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म अ रिचुअल कॉल हिरण्यगर्भा। तो फिर क्या हुआ, 18th सेंचुरी में, मिड 18th सेंचुरी में क्या हुआ, दंती दुर्गा जो कि क्या था, चीफ था इन राष्ट्रकूटा, जो ये सामंतास थे इनका जो चीफ था, उसने क्या करा, जो चालुक्यास जो किंगडम था वहाँ से वो बाहर निकले अपनी पावर के साथ, जो है उन्होंने उधर उनको वहाँ से भगाया, ठीक है, वो वहाँ से निकले और एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसका नाम है हिरण्यगर्भा। अब देखिए हिरण्यगर्भा के अंदर क्या होता था, ये जो रिचुअल है ये किसके फॉर्म, रिचुअल जो है ये, हाँ, ब्राह्मण लोग होते थे, ठीक है, उनकी हेल्प से ये रिचुअल जो है परफॉर्म कराया जाता था। और इसमें क्या होता था ना, इस मतलब
जो हिरण्यगर्भा रिचुअल था, इसमें क्या करता होता था, इट वॉज थॉट टू लेड टू द रिबर्थ ऑफ द सेक्रीफाइजर एज अ क्षत्रिय इवन इफ ही वॉज नॉट ऑन वन बाय बर्थ। तो इस रिचुअल में क्या होता था, जो हमारे जो भी लोग जो है ये रिचुअल कराते थे, वो क्या मतलब करते थे कि उनका जो एक रिबर्थ टाइप का होता था, जो भी उनका धर्म है वो उसे सेक्रीफाइस करते थे और वो क्षत्रिय बन जाते थे। जब इवन अगर वो बाय बर्थ से जो है क्षत्रिय नहीं भी हैं, तब भी अगर वो ये रिचुअल को, हिरण्यगर्भा रिचुअल को परफॉर्म करेंगे तो वो क्षत्रिय बन जाते थे, नया जो धर्म उनके पास आ जाता था। ठीक है, तो हिरण्यगर्भा क्या था कि मतलब जो है ये एक रिचुअल था जो कि लोग जो अपना किंग बनने के लिए रिचुअल जो है परफॉर्म करते थे। जो ब्राह्मण की हेल्प से ये रिचुअल जो है परफॉर्म किया जाता था, जिसमें क्या होता था कि जो लोग हैं, जो सामंताज लोग हैं, जो मतलब जो सेक्रीफाइजर कह लीजिए, जो कि अपना किंग बनना चाह रहे हैं, वो क्या करते थे, अपने रिबर्थ के लिए, मतलब कि अपना धर्म चेंज करने के लिए, क्षत्रिय बनने के लिए वो ये रिचुअल परफॉर्म करते थे। ठीक है, So, in other cases, men from enterprising families use their military skills to crave out kingdom. तो क्या और केसेस में जो मैन लोग थे, जो अच्छे फैमिलीज थे, उन्होंने क्या थे, अपने मिलिट्री स्किल्स थे उनको यूज़ करा, जिनके पास काफ़ी अच्छी मिलिट्री स्किल्स थी, तो उन्होंने जो किंगडम्स थे वहाँ से जो किंग्स थे उनको निकाला वहाँ से। ठीक है, फॉर इंस्टेंस द कादम्बा, मयूर शर्मन एंड द गुर्जरा परिथ्रा हरिचंद्र वर ब्राह्मण। जो मतलब ये कादम्बा, मयूर शर्मन और जो गुजरा परिथ्रा हरिचंद्र थे, ये ब्राह्मण थे। हु गेव अप देयर ट्रेडिशन प्रोफेशन एंड टुक टू आर्म्स, जिन्होंने क्या था, अपना जो उनका ट्रेडिशनल प्रोफेशन था, क्योंकि जो ब्राह्मण है उनका प्रोफेशन ये होता था कि वो पूजा पाठ करें, यही चीज़ें जो है उनके प्रोफेशन में मानी जाती थी। ठीक है, सॉरी। तो उन्होंने क्या करा, अपना जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन है उसको गिव अप किया, उसे छोड़ के उन्होंने क्या किया, हथियार पकड़ लिए। और अगर जो लोग हथियार, मतलब जो ये लड़ाई वड़ाई करते थे, इन सबको क्या बोला जाता है, क्षत्रिय लोग जो होते थे वही ये लड़ाई करते थे और वही जो है ये राजकाज संभालते थे, वही राजा बनते थे। तो जो कुछ ब्राह्मण थे उन्होंने भी राजा बनने के लिए, ठीक है, उन लोगों ने क्या करा, जैसे कि अपने ट्रेडिशनल जो प्रोफेशन है उनका वो छोड़ के उन्होंने हथियार उठा लिए और सक्सेसफुली उन्होंने अपना किंगडम भी इस्टेब्लिश किया। कहाँ पे, कर्नाटक और राजस्थान में। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम, अब जो है किंगडम में जो है शासन कैसे चलता था। सो मैनी ऑफ दिस न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एस महाराजा, अधिराजा। जो फिर ये किंग थे, उन्होंने, उन लोगों ने क्या करा, बहुत ही अपने जो अपना नाम है उनको बहुत ही मतलब ऐसा टाइटल दिया जो कि जिसका सुन के लगता था कि भाई ये तो बहुत ही बड़ा नाम है। उन्होंने अपने आप को ऐसा टाइटल, अपने आप को ऐसा नाम उन्होंने दिया, जैसे कि उन्होंने दिया महाराज अधिराजा, जिसका मतलब होता है कि बहुत ही बड़ा किंग, या फिर जो किंग्स होते हैं उनका भी ओवरलॉर्ड होता है। या फिर जैसे उन्होंने दिया त्रिभुवना चक्रवर्ती, जिसका मतलब होता है जो 3 लोगों का लॉर्ड होता है। ऐसे वो जो है अपने आप को वो नाम देने लगे। ठीक है, हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच claims, they often shared power with their samantas as well with association of peasant traders and ब्राह्मण्स। मतलब इन सब जैसा कि हमें बताया गया कि जो लोग अपने किंग्स अपने आप को ऐसे बड़े बड़े नाम देते थे, इसके अलावा क्या था, उन लोगों ने जो उनकी पावर्स थी वो अपने सामंताज, मतलब कि जो लोग उनके अंडर काम करते थे उनके साथ भी शेयर करी, और पीजेंट्स के साथ, जो फार्मर्स थे उनके साथ भी शेयर करी, ट्रेडर्स, व्यापारी, ब्राह्मण, इन सब के साथ जो है ये लोग इन्होंने अपनी पावर शेयर करते थे। इन ईच ऑफ दिस स्टेट रिसोर्सेज वर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर। तो इन स्टेट में क्या था, जो रिसोर्सेज थे, मतलब कि जो भी चीज़ें इन लोगों को अपनी नीड फुलफ़िल करने के लिए चाहिए होती थी, ये कहाँ से लेते थे उन सब चीज़ों को, जो उन लोगों को प्रोड्यूस करते थे, जो उन रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करते थे, जो कि कौन थे, पीजेंट थे, और या फिर कैटल कीपर थे, मतलब जो जानवर पालते थे, या जो फिर किसान थे, या जो आर्टिशियंस थे। ठीक है, वो ही लोग जो थे ये रिसोर्सेज प्रोड्यूस करते थे। और जो ये वहाँ मतलब हर स्टेट के किंग थे, जो हर स्टेट के किंग थे, ठीक है, वो लोग क्या करते थे कि हर स्टेट के किंग थे, वो लोग क्या करते थे, इन लोगों से, जो ये प्रोड्यूसर्स हैं, जो रिसोर्स प्रोड्यूस करते थे, उन लोगों को ज़बरदस्ती भी मतलब जो चीज़ें उन्होंने प्रोड्यूस कर रखे हैं, उन लोगों को क्या है, उसका कुछ पार्ट ये लोग जो है अपने अंडर कर लेते थे, ज़ोर ज़बरदस्ती से। ठीक है, अपने अंडर जो है उनको कर लेते थे, और उन्हें फिर जो है अपने बेनिफिट के लिए ये किंग्स यूज़ करते थे। जैसे कि समटाइम्स, और
जैसे कि कुछ टाइम में लोग क्या करते थे, दे वर क्लेम्ड एज रैंड ड्यू टू अ लॉर्ड हु asserted that he owned the land। तो ये क्या करते थे, कुछ टाइम मतलब कुछ बार ऐसा भी मतलब कभी तो क्या करते थे, ज़बरदस्ती उन लोगों से उनके रिसोर्सेज लेते थे। हर स्टेट के जो हर रीजन के किंग थे, जो वहाँ के फार्मर्स थे, उन लोगों से जो भी वो पार्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो चीज़ें उनसे लेते थे। और मतलब हमेशा कभी उनसे रेंट भी दे लेते थे, ये बोल के कि वो उन लोगों ने क्या कर रखा है, उनकी लैंड उन्होंने, उनकी ज़मीन उन्होंने ले रखी है। फार्मर्स लोगों ने जो है उनकी ज़मीन ले रखी है, ये कह के जो है उनसे रेंट भी लेते थे। ठीक है। सो रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स हैं उनसे जो है रेवेन्यू भी कलेक्ट किया जाता था। यहाँ पे टैक्सेस के बारे में बताया गया कि कितने टाइप कैसे कैसे टैक्स हैं जो लोग लगाया करते थे किसान के ऊपर, या फिर जो व्यापारी हैं उन लोगों के ऊपर किस टाइप के टैक्स लगाया करते थे, इसके बारे में बताया गया है। जैसे द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलाज हु रूल्ड इन तमिलनाडु रिफर टू मोर देन, मतलब यहाँ पे जो चोलाज लोग थे, लाइक वो समथिंग अराउंड 400 से भी ज़्यादा जो है तरीके के कैश जो टैक्स है वो लगाते थे अपने फार्मर्स पे या फिर यहाँ के ट्रेडर्स पे। और जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली टैक्स जो उन्होंने मेंशन किया है जो है वेती। वेती में क्या होता था कि वो पैसे नहीं लेते थे, इस टैक्स के अंदर पैसे नहीं लेते थे, बल्कि जो है उन लोगों से ज़बरदस्ती काम करवाते थे। ठीक है। तो ऐसे ही जो है बहुत सारे टैक्स जो है वहाँ लगाए जाते थे। So these resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts। So जो ये resources थे, ये सारे resource जो किंग मतलब किंग्स फार्मर से लेते थे, जो वो प्रोड्यूस करता है, इनको वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बनाने के लिए, अपने आप को फाइनेंशियली और स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिसोर्सेज यूज़ करते थे। और जो टेम्पल्स होते थे, ठीक है, वहाँ के कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर फोर्ट्स जो बनाते थे उसके लिए भी वो ये सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते थे। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स, जब लड़ाई होती थी, ठीक है, लड़ाई के लिए भी जो है वो लड़ाई लड़ने के लिए भी ये सारे रिसोर्सेज यूज़ करते थे। सो which were in turn expected to lead the acquisition of wealth in the form of plunder and access to the land as well as trade रूट्स। तो ये क्या करते थे, जो किंग लोग थे वो अपना रिसोर्सेज फार्मर से लेके या पीजेंट से लेके अपने टेम्पल्स और अपने, ठीक है, ये सब चीज़ें तो कंस्ट्रक्ट करते ही थे। और उसी के साथ ही साथ वो लोग क्या करते हैं, जो इधर उधर के राज्य हैं वहाँ पे जो किंगडम्स हैं उन लोगों से वॉर भी करते थे। और जो फिर इन टर्न मतलब अगर वो जीत जाते थे तो क्या करते थे, वहाँ की जो भी ज़मीनें उस पर कब्जा कर लेते थे। ठीक है। So the functionaries of for collecting revenue were generally recruited from influential families। तो जो मतलब जो लोग रेवेन्यूज़ कलेक्ट करते थे वो बेसिकली कहाँ से होते थे, जो इन्फ्लुएंशियल फैमिली होती है, मतलब कि जो अमीर लोग थे या जो अच्छे घर के लोग से, वहीं से जो है ये लोगों को रिक्रूट किया जाता था, लोगों को लिया जाता था। टैक्स मतलब जो लोग कलेक्ट करेंगे, ठीक है, वहीं से इन लोगों को लिया जाता था। और जो पोजीशन था वर ऑफन हेरिडेटरी, जो पोजीशन थी, जो ये टैक्स कलेक्ट करने की पोजीशन थी वो हेरिडेटरी भी थी, मतलब कि जैसे कि किसी के पापा टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं किसी के किंगडम में ये काम कर रहे हैं, तो मतलब कल के दिन जो है उसका बेटा भी वही काम करेगा। सो इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दिस पोजीशन। और बहुत से केसेस में क्या था, जो ये रेवेन्यू कलेक्ट करने की पोजीशन थी, जो किंग के जो क्लोज रिलेटिव थे वो लोग जो है ये पोजीशन लेते थे और ये रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते थे। ठीक है। अब प्रेसिस्टीज एंड लार्ज ग्रांट्स, अब इसमें दिया है कि प्रेसिस्टीज जब जो लोग लिखते थे, जो ब्राह्मण्स लोग हैं वो प्रेसिस्टीज लिखते थे, तो उन्हें जो किंग्स लोग हैं वो तोहफे में जैसे अब लैंड का जो कुछ पार्ट देते थे। इन सब चीज़ों के बारे में इसको बताया गया है। प्रेसिस्टीज कंटेन डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। अब प्रेसिस्टीज में क्या था, डिटेल ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो कि रियल में ट्रू नहीं है, क्योंकि इसमें क्या थे, जो किंग्स थे वो ब्राह्मण्स को बोलते थे कि हमारी तारीफ़ें लिखो, हमें प्रेस करो, यही सब चीज़ों के बारे में वो उसमें लिखने को बोलते थे। मतलब अपनी ही बढ़ाई चढ़ाई वो इसमें जो है मतलब जो ब्राह्मण से उनसे लिखने को बोलते थे। ठीक है। जैसे कि दीज वर कंपोज बाय लर्न ब्राह्मण्स हु ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन। सो जो ये प्रेसिस्टीज हैं उन ब्राह्मण्स के द्वारा लिखी जाती थी, ठीक है, जो कि मतलब पढ़े लिखे ब्राह्मण होते थे, जो और जो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प भी करते थे, वो ब्राह्मण्स तो जो ये राजा लोगों को कहने पे प्रेस्टिजीज लिखते थे, जिसमें जो है उनकी ही जो राजा लोग हैं वो अपनी तारीफ़ें ही दिखवाते थे, बढ़ा चढ़ाकर जो है चीज़ें लिखते थे। ठीक है। सो किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट ऑफ लैंड। These were recorded on copper plates which were given to those who received the land। ठीक है। क्या जो किंग है वो जब ब्राह्मण लोग उनकी प्रशस्ति लिखते थे, उनकी काफ़ी बढ़ा चढ़ा के जो है तारीफ उसमें लिखते थे,
तो मतलब उनको तोहफे के तौर में जो किंग लोग हैं ब्राह्मण को ज़मीन का कुछ हिस्सा भी देते थे, और जो चीज़ भी वो देते थे उसको वो क्या करते थे, एक कॉपर की प्लेट है उसमें जो है वो रिकॉर्ड करके रखते थे। ठीक है, अब इसमें आगे दिया गया है कि अनयूजुअल फॉर द 12th सेंचुरी वॉज अ लॉन्ग संस्कृत पोएम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु रूल ओवर कश्मीर। तो मतलब प्रशस्ति के अलावा जो है 12th सेंचुरी में एक बहुत ही लंबी संस्कृत की एक पोएम मतलब जो है उन लोगों को मिली, जिसमें कि उन किंग्स की हिस्ट्री लिखी थी जिन्होंने क्या है कश्मीर के ओवर अपना कश्मीर में अपना राज चलाया था। ठीक है, इट वॉज कम्पोज बाय एन ऑदर नेम काल्हाना। मतलब जो ये संस्कृत की पोएम लिखी गई थी, ये काल्हाना ने जो है ये लिखी थी। ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेसेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्ट्रीज टू राइट हिज अकाउंट। तो जो है इसने बहुत सारे सोर्सेज से, जो काल्हाना ने बहुत जगह सारी जगह से हेल्प ली थी अपनी जो है संस्कृत की पोएम लिखने में, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, और जो पहले की मतलब हिस्ट्रीज थी वहाँ से भी बहुत सारी हेल्प ली थी अपनी इस संस्कृत की पोएम को लिखने के लिए। Unlike the writers of Pracistis, he often critical about rulers and their policies. अब जैसे जो प्रशस्तिस के राइटर्स थे, जो ब्राह्मण लोग थे, वो प्रशस्ति में क्या करते थे, सिर्फ जो किंग्स हैं उनको प्रेज़ करते थे, उनकी तारीफ़ें ही करते थे। मतलब जो बुरी चीज़ें वो कर रहे हैं, जैसे वो लोगों के साथ, जैसे लोगों से टैक्स ले रहे हैं, जैसे उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं लिखते थे। बट जो ये कल्हाना जो मतलब जिन्होंने ये संस्कृत पोएम लिखी थी, उन्होंने ये सारी चीज़ें उसमें मतलब उन्होंने क्रिटिसाइज़ कहीं ना कहीं किया था। जो रूलर्स हैं वो कैसे लोगों के साथ बर्ताव करते हैं और उनकी क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में लिखा था, इसीलिए। ठीक है, अब जो है हम आगे पढ़ेंगे वॉरफेयर फॉर वेल्थ। जो है मतलब वेल्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए जो है लड़ाइयाँ हुई थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज़ वॉज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीज़न। तो आप देखेंगे कि जो जितनी भी रूलिंग डायनेस्टीज़ हैं जहाँ पे लोग राज कर रहे हैं, ये क्या किसी स्पेसिफिक रीज़न में ही जो है फैली हुई है। सो एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज़। तो उसी टाइम पे क्या है, जो ये किंग्स थे ये क्या चाहते थे, और एरिया पे भी कब्जा करना चाहते थे, ये चाहते थे कि हमारा जो किंगडम है वो और ज़्यादा फैले। सो वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरियाज वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज इन गंगा वैली। तो मतलब जो एक एरिया था जिसमें जो सिटी ऑफ कन्नौज में है, गंगा वैली, उसमें जो है बहुत से लोग जो हैं उसमें, बहुत से किंग्स जो है उसमें कब्जा करना चाह रहे थे। So for centuries, ruler belonging to the Gurjara, Parithra, Rashtrakuta and पाल डायनेस्टीज फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। तो जो ये कन्नौज के लिए मतलब बहुत साल तक जो गुर्जरा परिथरा के लोग हैं, राष्ट्रकूटा के लोग हैं, पाल डायनेस्टीज के जो किंग्स हैं, इन लोगों ने क्या करा, इसके लिए जो कन्नौज में गंगा वैली है, ठीक है, उसके लिए जो है उन्होंने बहुत सारी फाइट करी, बहुत सारा लड़ा इस चीज़ के लिए। एंड बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज़ इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, सो इस लंबे विवाद में जो 3 पार्टीज़ जो हमारे इंक्लूड थी, इसलिए जो हिस्टोरियंस है उन्होंने इसको ट्रिपेटाइड स्ट्रगल का भी नाम दे दिया, क्योंकि 3 पार्टीज़ इनमें इन्वॉल्व थी। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं, जैसे कि गुर्जरा पारिथारा जो थे यहाँ पे इन्वॉल्व थे, राष्ट्रकूटा थे यहाँ पे, और पाल डायनेस्टीज़ के लोग थे, इसीलिए यहाँ इसको ट्रिपेटाइड जो है स्ट्रगल बोला। As we will see, ruler also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. तो जो रूलर्स लोग थे वो अपनी पावर दिखाने के लिए, ठीक है, क्या करते थे, अपने रिसोर्सेज दिखाने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, क्या वो बहुत ही बड़े बड़े बिल्डिंग्स और बहुत ही बड़े बड़े जो है टेम्पल्स जो है बढ़ाते थे, मतलब बहुत खर्चा करते थे इन चीज़ों को बनाने में। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर किंगडम दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल। अब देखिए जो टेम्पल से वो इतना पैसा लगा रहे हैं, हर जगह के किंग ऐसा ही करते थे, मतलब अपने आप को ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए वो अच्छे अच्छे टेम्पल्स बनाते थे। तो जब वो किंग लोग एक दूसरे में आपको अटैक करने के सोचते थे, तो उनका मेन टारगेट क्या रहता था, टेम्पल ही रहते थे, क्योंकि जो टेम्पल होते थे वो कभी कभी क्या होते, बहुत ही ज़्यादा रिच होते थे, क्योंकि काफ़ी पैसों से मिलके वो चीज़ें वहाँ बनाया गया होता था, काफ़ी सोने की मूर्तियाँ जो है वहाँ बनाई गई होती। तो मेन टारगेट जो होता था उन किंग्स का, वो क्या था, टेम्पल ही था। ठीक है, सो वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इज़ सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। तो जो ऐसे ही बेस्ट नोन रूलर जिसका नाम है वो है सुल्तान मोहम्मद गजनी, जो कि अफ़गानिस्तान में वहाँ का है। ठीक है,
सो ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू 130, ठीक है, 997 से लेके 1030 तक जो है उन्होंने रूल करा। एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया में जो है इसने उसके पार्ट में अपना कंट्रोल जो अपना राज्य फैलाया, ईरान में फैलाया, नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, इतनी जगह जो है इसने अपना राज्य जो है फैलाया। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर, मतलब हर साल क्या है वो हर किसी न किसी कॉन्टिनेंट में अपना कब्जा करते रहता था। हिज टारगेट वर वेल्दी टेम्पल्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ गुजरात। सो जो उसका मेन टारगेट था वो यही था कि वो जो वेल्दी जो रिच टेम्पल्स हैं उनको ज़्यादा टारगेट करता था, जो कि मतलब उसका जो मेन टारगेट जो सोमनाथ में जो गुजरात टेम्पल है, ठीक है, ये वो भी जो उसका टारगेट रहा था। So much of wealth Mahmud carried away was used to create a splendid capital city at Ghazni. So जो मोहम्मद इतना पैसा हर जगह से लेता था तो वो ज़्यादातर पैसा जो है कैपिटल सिटी एट गजनी उसको बनाने में जो उसने अपना बहुत पैसा खर्च किया। सो ही वॉज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग मोर अबाउट द पीपल ही कॉन्क्यूर्ड। तो जैसे वो लोगों पे जो मंदिर वहाँ लड़के जो है मंदिरों पे तो कब्जा कर ही रहा था, ज़मीनों पे कब्जा कर ही रहा था, उसी के साथ ही साथ उसका ये भी इंटरेस्ट था कि जिन लोगों ने उसे मतलब जिन लोगों को उसने हरा रखा है, जिन किंग्स को उसने हरा रखा है, उनके बारे में भी वो काफ़ी चीज़ें जो है वो उसे जानना जो है वो अच्छा लगता था, वो जानते रहता था उनके बारे में काफ़ी चीज़ें। एंड इंटरेस्टेड ए स्कॉलर नेम अल बिरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और उसने क्या है एक ऑदर है जिनका नाम अल बिरूनी है, उनसे सब कॉन्टिनेंट के बारे में उन्होंने लिखने को भी बोला। दिस अरेबिक वर्क मतलब जो अरेबिक में इसमें लिखा गया था नोन एज किताबुल हिंद, इसको क्या बोला गया, किताबुल हिंद बोला गया, जिसमें कि सब कॉन्टिनेंट के बारे में लिखा गया, ठीक है। रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्टोरियंस, ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। तो मतलब जो ये उन्होंने किताब अल हिंद जो है हमारे अरेबिक लैंग्वेज में लिखी थी अल बिरूनी ने, मतलब ये हिस्टोरियंस के लिए क्या है बहुत एक अच्छा सोर्स रहा है जिससे कि वो पास्ट के बारे में पता लगा सके। और जो इन्होंने क्या है जो संस्कृत स्कॉलर्स थे उनकी भी हेल्प ली थी इस बुक को लिखने में, इस अकाउंट को लिखने में। अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वॉरफेयर इंक्लूड द चामान्स लेटर नोन एज चौहान्स हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। और जो और भी किंग्स थे जो वॉरफेयर में जो लड़ाइयों में बहुत ही ज़्यादा एंगेज रहते थे, जिन्हें बोलते थे चाहमानास, जिन्हें कि हम जो है बाद में अब जो है उनको हम चौहान्स बोलते हैं, जिन्होंने कि क्या करा दिल्ली में और अजमेर में जो है उन्होंने अपना कब्जा किया था। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड ईस्ट, जो है उन्होंने वेस्ट और ईस्ट में भी अपना कब्जा किया। जो मतलब उन्होंने कोशिश की यहाँ अपने कब्जा करने के लिए वेस्ट और ईस्ट पार्ट में। वेयर दे वर अपोज बाई चालुक्यास ऑफ गुजरात, जहाँ उनका जो अपोज था जो चालुक्यास थे, ठीक है, जो चालुक्यास का किंगडम था गुजरात में, उन्होंने उनका जो है अपराज करा अपोज किया, ठीक है। सो द बेस्ट नोन चामाना रूलर वॉज पृथ्वीराज। सो सबसे ज़्यादा जो माने जाने चाहमाना रूलर है वो है पृथ्वीराज। हु डिफेंडेड एन अफ़गान रूलर नेम सुल्तान मोहम्मद, जिन्होंने क्या करा एक रूलर को डिफीट भी किया जिसका नाम है सुल्तान मोहम्मद घोरी। इन क्या है 1191 में उन्होंने जो है इसको डिफीट किया पृथ्वीराज ने, बट जो है फिर उसके बाद वो अगले ही साल उनसे 1192 में हार भी गए थे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है फ्रॉम उरियूर टू थांजवुर, इसमें चोलास की कहानी जो है स्टोरी बताई गई है कि उन्होंने कहाँ से कहाँ तक जो अपना पावर दिखाई, कहाँ से अपना किंगडम रेज करा। सो हाउ डिड द चोलास राइज देयर पावर, उन्होंने अपनी जो पावर है वो कैसे बढ़ाई। अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुतारियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। तो उन्होंने जो है एक माइनर चीफली फैमिली थी जिनको कि हम बोलते हैं मुत्तरियार बोलते हैं, उन्होंने जो है अपनी पावर जो है कावेरी डेल्टा में उनकी पावर थी। देवर सबॉर्डिनेट ऑफ द पालवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम, जो ये थे सबॉर्डिनेट थे, मतलब ये जो पालवा किंग थे कांचीपुरम उनके अंडर जो है ये काम करते थे। सो विजालिया हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उरियार कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम द मुतारियार इन द मिडल ऑफ 9th सेंचुरी। अब देखिए पहले इसमें आपको बताया गया है कि जो मुतारियार है उनके पास कहाँ की पावर थी, जो कावेरी डेल्टा है वहाँ पे उनके पास जो पावर थी। उसके बाद क्या करा जो चोलाज लोग थे,
ठीक है। उन्होंने क्या करा, मिडिल ऑफ 9th सेंचुरी में क्या था, उन्होंने क्या था, जो जिनके पास ये कावेरी डेल्टा था, जो कि मुतारिया लोगों के पास ये कावेरी डेल्टा था, तो उन्होंने क्या करा, उनसे जो है ये कावेरी डेल्टा जो है चोलास लोगों ने छीन लिया था। ठीक है, लड़ धड़ के या जैसे भी करके उनसे ले लिया था, और अपने बस में जो है कावेरी डेल्टा अब उनके पास आ गया था। सो ही बिल्ड द टाउन ऑफ थानाजुआर एंड अ टेम्पल फॉर गॉडेस। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे अपना जो चीज़ें बनाई, उसके बाद चोलास लोगों ने, उसके बाद क्या हुआ, द सक्सेसर ऑफ विजालिया कॉन्क्यूर्ड नेबरिंग रीजन्स एंड द किंगडम्स ग्रू इन साइज एंड पावर। फिर उसके बाद जो सक्सेसर मतलब जो आने वाली पीढ़ी थी, ठीक है, इनकी विजयाला की, उन्होंने क्या अपने जो नेबरिंग रीजन है वहाँ पे भी जो है कब्जा करा, और उनका जो किंगडम का साइज़ है वो ऐसे ऐसे बढ़ता गया। ठीक है, द पांड्यन एंड द पालवा टेरिटरी टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। सो इस किंगडम के जो पार्ट थे वो पांड्यन थे, और पालवा टेरिटरीज थी जो कि साउथ और नॉर्थ पार्ट में है। ठीक है, इन सब जगह पे उन्होंने अपना चोलाज ने कब्जा करा। सो राजा कंसीडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल चोला रूलर है, ठीक है, राजा को बोला जाता है, बिकेम किंग इन 1985 एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दिस एरिया। वो क्या है, 1985 में जो है किंग बने, और बहुत सारे एरिया में उसने अपना जो है कंट्रोल किया, अपना कब्जा किया। ही ऑल्सो रिकग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। ठीक है, राजा सन राजेंद्र कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज एंड इवन रेडेड द गंगा वैली। अब फिर जो राजा का सन था राजेंद्र, उसने क्या करा, जैसी उसकी पॉलिसीज़ थी, जैसी उसकी टेक्निक थी लोगों पे कब्जा करना, किंगडम्स पे, उसने उसी चीज़ पे चला वो, और उसने भी क्या था, जो गंगा वैली थी उस पर भी कब्जा किया। जो राजा का बेटा था राजेंद्र ने, श्रीलंका पे जो है उसने अपना जो है कब्जा किया, एंड कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में जो है उन्होंने अपना कब्जा किया चोलास लोगों ने। तो ऐसे जो है चोलास लोगों का जो है बहुत ही ज़्यादा उन्होंने राइज किया, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अपने किंगडम को, साम्राज्य को जो है फैलाया। अब इसमें आगे आपको जो बताया गया वो बताया गया स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर, इसके बारे में आपको बताया है। सो द बिग टेम्पल्स ऑफ थानाजपुर एंड गंगईकोंडा चोलापुरम बिल्ड बाय राजा एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चरल एंड स्क्रप्चरल मार्वल्स। तो जो है बहुत ही बड़े जो राजा और राजेंद्र ने जो है टेम्पल्स और स्क्रप्चर्स बना रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ जो उन्होंने मंदिरों में बनाई है। सो चोला टेम्पल ऑफन बिकम द न्यूक्लाई ऑफ सेटलमेंट विच ग्रू अराउंड दैम। सो जो चोला टेम्पल था उसके आसपास क्या था, बहुत ही ज़्यादा लोग जो है आके रहने लगे। ठीक है, सो दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे रहने लगे, तो यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होने लगा। ठीक है, और द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड went to maintain all the specialists who worked at the temple and were often lived near it। तो मतलब जो इसके आसपास लोग जो रहते थे, ठीक है, वो जो यहाँ इसके अगल बगल की जो मंदिर की लैंड थी वहाँ जो है ये लोग रहने लगे, जैसे कि जो प्रीस्ट हो गया, गार्लैंड मेकर्स हो गया, कुक्स हो गए, स्वीपर हो गई, वो सारी चीज़ें जो यहाँ से लेने लगे। ठीक है, मतलब यहाँ रहने लगे। इन अदर वर्ड्स टेम्पल वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मतलब कि टेम्पल में सिर्फ पूजा ही नहीं करते थे बल्कि वो मेन सोर्स भी था किसका, इकोनॉमिक जो है वहाँ से बहुत इकोनॉमिक जो ये प्रीस्ट हैं, जो ये गार्लैंड, इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा वहाँ से स्ट्रॉन्ग होने लगे। ठीक है, उनकी कल्चरल लाइफ भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा चेंज हुई। For amongst the craft associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive। मतलब जो क्राफ्ट एसोसिएट, जो क्राफ्ट की चीज़ें जो है टेम्पल्स में बनी थी, इनके अलावा जो है ब्रॉन्ज की जो इमेजेस बनी थी वो जो है सबसे ज़्यादा अलग थी। ठीक है, चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में जो है चोलास की जो ब्रॉन्ज की जो इमेजेस है वो सबसे अच्छी जो है मानी जाती है। वाइल मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डाइटीज, समटाइम्स इमेजेस आर मेड ऑफ डेवोटीज एज वेल। मतलब हमेशा ये था कि इमेजेस जो है सिर्फ देवी देवताओं की नहीं बनाई जाती थी, जो इमेजेस हैं, जो उनके भक्त हैं, उन लोगों की भी जो है वहाँ पे इमेजेस जो है मूर्तियाँ बनाई जाती थी। अब एग्रीकल्चर और इरिगेशन कैसे शुरू हुआ इसके बारे में यहाँ पे बताया है।
सो मैनी ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द चोलाज वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। अब चोलाज ने जो है बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट कर लिया था अपना, बहुत ही ज़्यादा राज्य उन्होंने फैला लिया था, तो जिसमें जो उन्होंने फिर एग्रीकल्चर को भी डेवलप किया। सो इसमें क्या, नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्प्टिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। तो जो हमारी कावेरी नदी है, ठीक है, कावेरी, उसके क्या स्मॉल किनारे जो स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस भी हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले जो है, उससे पहले पहले जो उसके सेवरल चैनल्स भी हमारे कावेरी नदी के, ठीक है। तो जो ये चैनल है क्या है, दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल अंडर बैंक। तो ये चैनल्स जो है कावेरी नदी के किनारे बहुत ही फ्रिक्वेंटली, बहुत ही तेज़ी से फ्लो करते हैं, और जो फर्टाइल सॉइल होते हैं यहाँ पे उनको क्या है किनारे जो है इकट्ठा कर देते हैं। वाटर फ्रॉम द चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइडेड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस। तो जो ये वाटर था इन चैनल से, ये मॉइस्चर एग्रीकल्चर के लिए मॉइस्चर भी देता था, और जो है ये पर्टिकुलरली राइस की कल्टीवेशन के लिए यूज़ होता था। ऑल दो एग्रीकल्चर है डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, मतलब इससे पहले भी जो एग्रीकल्चर है वो तमिलनाडु के कुछ पार्ट में जो है डेवलप हो गया था ऑलरेडी। इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी दैट दिस एरिया वॉज ओपन अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन। मतलब जो है कि 5th और 6th सेंचुरी से ही जो तमिलनाडु की एरिया है, मतलब वहाँ बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल में कल्टिवेशन जो है होने लग गया था। फॉरेस्ट हैज़ टू बी क्लियर्ड इन सम रीज़न, कुछ रीज़न में जो है फॉरेस्ट को काटने लगे, मतलब ताकि जो है वहाँ ज़मीनें हो एग्रीकल्चर करने के लिए, और जो है ज़मीनों को भी वो उबड़ खाबड़ जो ज़मीन थी उनको बराबर करने लगे, ठीक है। इन द डेल्टा रीजन इन एम्बैंकमेंट्स हैड टू बी बिल्ट, जो डेल्टा रीजन थे, ठीक है, वहाँ उन्होंने क्या है एम्बैंकमेंट जो है वहाँ उन्होंने बांध भी बनाए, ठीक है, टू प्रिवेंट फ्लडिंग, मतलब बाढ़ आने से भी वहाँ बनाए, वहाँ चीज़ें उन्होंने जो है बनाई। एंड कैनल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड, और उन्होंने कैनल्स भी बनाए। कैनल्स क्या होता है, बेसिकली पानी जब एक डायरेक्शन में कहीं को फ्लो कर रहा है, तो अगर हम कैनल कहीं पर बनाएंगे तो वो जो कैनाल है वो क्या है पानी की डायरेक्शन को मोड़ देगा। तो उन्होंने कैनल्स बनाए और जो एम्बैंकमेंट बांध बनाए बहुत ज़्यादा, जिससे कि जो है जब बाढ़ आई तो वो उसको रोक सके, और जो कैनाल से जो पानी चल रहा है उसकी जो कैनाल जहाँ पे बनाएंगे तो वहाँ से उसकी पानी की डायरेक्शन जो है मुड़ जाएगी, और जहाँ पे हमें एरिया, जिस एरिया में जिस फील्ड में हमें पानी चाहिए वहाँ पे जो है चले जाएगा पानी, और जो है वहाँ पे फिर आगे क्या कल्टिवेशन हो सकता है। सो इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर। बहुत सारी एरिया में क्या था 2 क्रॉप, ठीक है, एक साल में 2 क्रॉप जो है उगाई जाती थी। इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली। बहुत से केसेस में क्या था पानी को अलग से, और मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा था नहीं वहाँ पे खुद से लोगों को पानी देना पड़ता था, क्योंकि कहीं कहीं पे तो क्या था रिवर के किनारे थे वहाँ पे कल्टीवेशन करते तो पानी ऑलरेडी वहाँ से मिल जाता था, बट कहीं कहीं पे पानी नहीं था तो वहाँ आर्टिफिशियली लोगों के द्वारा वहाँ क्रॉप करने के लिए, वहाँ कल्टीवेशन करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए पानी देना पड़ता था। सो अ वैरायटी ऑफ मेथड्स वर यूज। सो पानी देने के लिए, सिंचाई करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए बहुत सारी जो है टेक्निक्स यूज़ की गई। सो इन सम एरियाज वेल्स वर डग। तो क्या करा आर्टिफिशियली, क्या करा जो लोग थे कि बहुत सारे एरिया में जो कुएँ उन्होंने खोदे जिसमें कि उन्होंने पानी स्टोर किया। इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। कुछ प्लेसेस में क्या बहुत बड़े बड़े टैंक्स उन्होंने कलेक्ट करे रेन वाटर, मतलब रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए बहुत बड़े बड़े टैंक्स जो है उन्होंने बनाए। सो रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग। अब जैसे इरिगेशन का काम करना है तो उसके लिए क्या एक प्लान भी होना चाहिए कि हमें ये चीज़ें ऐसे ऐसे करनी है। सो ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज, मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज़ टू बी शेयर। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, लेबर चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए जो कि इस काम को मेंटेन करे और डिसाइड करे कि मतलब कैसे जो है पानी शेयर करना, मतलब जाना चाहिए कितना कितना पानी जो है हमें देना चाहिए। So most of the new rulers as well as people being in villages took an active interest in this। तो बहुत सारे रूलर्स और जो गांव में लोग रह रहे थे उन्होंने इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें दिखाया, अपना इरिगेशन की जो प्रोसेस है प्लानिंग में उन्होंने हेल्प की। सो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। अब एम्पायर के शासन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ऑर्गेनाइज हुआ। सो सेटलमेंट ऑफ पीजेंट नोन एज उर बिकेम प्रॉस्पेरस विद द स्पीड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर।
तो किसानों का सेटलमेंट क्या है, जैसे जैसे हमारी इरिगेशन एग्रीकल्चर के में इरिगेशन बढ़ा वैसे वैसे जो है किसानों का सेटलमेंट भी बढ़ा। सो ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट्स कॉल नाडू। तो ऐसे मतलब विलेजेस जहाँ बहुत ज़्यादा इरिगेशन हो रहा था उनको हम क्या बोलते थे, नाडू। सो द विलेज काउंसिल एंड द नाडू हैड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इंक्लूडेड डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्स। तो क्या विलेजेस काउंसिल और जो ये ग्रुप ऑफ पीपल्स थे जो लोग इरिगेशन करते थे, ये कुछ फंक्शंस करते थे, जैसे कि ये लोग क्या करते थे, लोगों से टैक्स लेते थे, ये सारी चीज़ें वो लोग करते थे। सो रिच पीजेंट ऑफ द वेलाला कास्ट exercised considerably control over the affairs of Nadu under the supervision of the central Chola government। सो जो बहुत अमीर जो फार्मर्स थे वेलेला के, ठीक है, उन्होंने क्या है जो नाडू है उन लोगों की जो ये टैक्स कलेक्ट करने की चीज़ें हैं ये वो उन चीज़ों में भी उन्होंने देखा, ठीक है। चोला जो गवर्नमेंट है उसके अंडर जो उन्होंने ये सारे काम किए। सो द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल लाइक, ठीक है, उन्होंने क्या है जो रिच लैंड ओनर्स है जिनके पास बहुत ही ज़्यादा ज़मीन है उनको कुछ टाइटल्स भी जैसे दिए, जैसे मुवेंदा वेलन, ठीक है, मतलब कि अ वेलन और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, मतलब कि ऐसा पीजेंट जो कि क्या है 3 किंग्स को सर्व कर रहा है, 3 जगह के किंग को जो है वो सर्व कर रहा है। तो उन्होंने जो है इनको ऐसे बड़े बड़े जो किंग्स थे, मतलब जो बड़े बड़े फार्मर्स थे, पीजेंट थे जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी, ठीक है, उनको जो है काफ़ी जो है इम्पोर्टेंस दी चोलास लोगों ने। वी हैव सीन दैट ब्राह्मण्स ऑफर रिसीव्ड लैंड ग्रांट और ब्रह्मदेया। तो जो हमने देखा कि जो ब्राह्मण्स लोग थे वो भी जो है अपने जब वो कुछ काम करते थे तो वो लोग उन्हें जो है कुछ पार्ट लैंड का भी देते थे जिसे, ठीक है। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट इज इमर्ज, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हुआ, जैसे ब्राह्मण लोग को हम लैंड देने लगे, सो जैसे जैसे हम ब्राह्मण को जो है लैंड हम देने लगे तो इसके वजह से क्या हुआ, जो ब्राह्मण लोग हैं उनका भी सेटलमेंट हुआ, वो भी जो है आके रहने लगे यहाँ पे, मतलब कि कावेरी वैली में फैल गए या फिर अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, यहाँ पे वो है आके रहने लगे। So each Brahmadeya was looked after by an assembly of और सभा of prominent ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। तो जो ब्रह्मदेया मतलब कि जिन लोगों को, जिन ब्राह्मण्स को लोग जो ज़मीन देते थे वो उन लोगों को कौन देखते थे, जो सभा, जो ब्राह्मण के लैंड होल्डर्स थे, जो जिनके पास बहुत ही ज़्यादा लैंड थी, ठीक है, वो लोग इन सब लोगों को देखते थे। और जो ये असेंबली थी ये बहुत ही अच्छे से काम करती थी। एंड देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शन। और जो भी ये लोग डिसीजन लेते थे ये इंस्क्रिप्शन में, मतलब कि पत्थरों में या किसी की मेटल सरफेस में वो अपने डिटेल्स वो रिकॉर्ड करते थे। ऑफन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, और या फिर स्टोन में या फिर टेम्पल्स की वॉल में ये सारी चीज़ें वो डिटेल जो है अपनी सारी रखते थे, ठीक है। सो इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तरामेरूर इन चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड। तो मतलब कि इंस्क्रिप्शन जो कि हमें उत्तरामेरूर से मिले उसमें तमिलनाडु में उसमें हमें दिखाया गया कि जो सभा है वो कैसे ऑर्गेनाइज की जाती थी। सो द सभा हैड सेपरेट कमिटीज़ टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क। तो सभा के पास क्या था, अलग अलग कम्युनिटी थी जो कि इरिगेशन का काम देखती थी। So name of those eligible to be member of this community were written on the small tickets of palm leaf। तो जो भी लोग इस सभा के मेंबर बनने के लिए, कमेटी में आने के लिए जो भी एलिजिबल है उनके नाम जो है एक पाम की जो लीफ है उसमें लिखे जाते थे और जो है उसको एक पॉट में रख दिए जाते थे। फिर क्या करते थे वो लोग, जो एक गांव के किसी भी एक यंग बॉय को जो है वो बुलाते थे, एक छोटे बच्चे को बुलाते थे और उससे टिकट उठाने को बोलते थे 1 by 1 फॉर ईच कमेटी। तो मतलब जिसका नाम आएगा और जो कमेटी होगी उसको उस कमेटी में उस काम करने के लिए वहाँ पे बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इसमें आपको दिखाई गई है कि कैसे जो चोलास थे उन्होंने अपना राज किया, कैसे उन्होंने अपना सारा किंगडम फैलाया और कैसे कैसे उन्होंने जो है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। सो इस चैप्टर में इतना ही कुछ है। सो आई होप आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपको समझ में आई होगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।